रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसकी रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, एक मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। हे भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के काम काज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आई तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं। यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। प्रज्ञा यहाँ भी दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज नौकर काम करेंगे और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आती ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगी रहती है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो।
तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा जिसे बहुत दर्द हो रहा है वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ, कोई है, बचाओ। सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा, आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है। पार्वती की शादी के बाद से उसकी सास बीमार रहने लगी। पार्वती अभी तक माँ भी नहीं बनी थी, इसलिए सब गांव वाले उसे मनहूस और बांझ कहकर ताने देते थे। जब भी पार्वती गांव की सड़क पर निकलती तो सब औरतें उसे नफरत भरी नजरों से देखती। चलो री, सुबह सुबह सड़क पर इस मनहूस का मुंह देख लिया, अब पूरा दिन खराब हो जाएगा। सही कह रही हो बहन, इस बांझ मनहूस का चेहरा देखकर तो सारा दिन ही बेकार हो जाता है। इसके पाँव अच्छे नहीं है, आते ही सास को बीमार कर दिया। बेचारी भली चंगी थी, अब बिस्तर पर पड़ी है और ऊपर से आज तक ये बांझ है। इससे तो बचकर ही रहो। पार्वती गांव वालों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा एक न एक दिन उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। पार्वती इसी विश्वास के साथ रोजाना माँ दुर्गा की पूजा करती थी। नवरात्रि पर्व आने वाला था, पार्वती भी रोजाना व्रत और पूजन करने लगी। माँ जी, ये लो माँ दुर्गा के मंदिर का प्रसाद खा लो। रुको, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। बहू, ये नवरात्रि व्रत तो तू रख रही है, पर हर बार की तरह इस बार भी गांव वाले अपनी बेटियों को हमारे घर नहीं भेजेंगे। तू कन्या पूजन कैसे करेगी? माँ जी, मैंने सब कुछ माँ दुर्गा पर छोड़ दिया है। मैं तो बस उनके नाम के व्रत पूरे करूंगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरे घर में कन्या पूजन जरूर होगा। जिस तरह भक्त भगवान के दर्शन पाना चाहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम के वश में होते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। कहा जाता है नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा लेने जरूर आती हैं। 9 देवियां धरती पर भ्रमण कर रही थी। दुर्गा अष्टमी का दिन था। 9 देवियों ने छोटी छोटी बच्चियों का रूप धारण किया और फटे हाल
मैली कुचैले कपड़ों में द्वार द्वार जाने लगे। हम 9 बहनें बहुत दिनों से भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो। जाओ जाओ, कुछ नहीं है खाने को, हम कन्या पूजन कर चुके हैं, अपना हुलिया तो देखो, ना जाने कौन से भिखारी की बेटियां हो। 9 देवियां पूरे गांव में हर घर में गई, पर किसी ने भी उनका हुलिया देखकर अपने घर में घुसने नहीं दिया। 9 देवियां एक और घर में पहुंची। माँ, हमें भी कुछ खाने को दे दो, आज तो दुर्गाष्टमी है, हमें बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, हम तुम्हें अपने घर कन्या पूजन के लिए नहीं बुलाएंगे, हमारा सारा घर मैला कर दोगी, तुम्हारे कपड़ों पर मक्खियां भी नक रही हैं। तुम्हें घर में बुलाकर हमें बीमारी को न्योता देना है? और माँ कैसे कहा? हाँ, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं लगती, बड़ी आई मुझे माँ बुलाने वाली। चलो जाओ, भागो यहाँ से। सुनो जी, पड़ोस के सारे अच्छे अच्छे बच्चे कंजूकों के लिए बुलाओ। माँ दुर्गा रूपी बच्चियाँ उस घर से जाने लगती हैं। तभी पार्वती वहाँ आ जाती है। रुको बच्चों, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें माँ दुर्गा के प्रसाद की पूरी हलवा चने खिलाऊंगी, खाओगी ना? हाँ हाँ, जाओ इस मनहूस बांझ के साथ जाओ और इसे माँ बुलाओ, वैसे भी इसे माँ कहने वाला कोई नहीं है। चल अच्छा है पार्वती, अब तो तू 9 बेटियों की माँ बन गई, वो भी 9 भिखारिन बेटियों की। पार्वती उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वो उन बच्चियों को अपने घर ले आती है। आओ, मैं तुम सबके पैर धो देती हूँ, फिर आराम से बैठकर भोजन करना। अरे तू ये बच्चियों को कहाँ से पकड़ लाई है, इनकी हालत तो देख। बच्चियां बहुत भूखी थी, कोई भी इन्हें खाने को कुछ नहीं दे रहा था, और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ये बच्चियां भी तो माँ दुर्गा का ही रूप है। माँ दुर्गा की शायद यही इच्छा है कि मैं इन बच्चियों का कन्या पूजन करूं। कोई बात नहीं बेटा हरीश, गांव वाले तो वैसे भी अपने बच्चों को हमारे घर नहीं भेजते, तुम दोनों इन बच्चियों का पूजन करके माँ दुर्गा से आशीर्वाद लो। हरीश और पार्वती मिलकर बच्चों के पांव धुलाते हैं और उन्हें हलवा पूरी चने का भोग खिलाते हैं। माँ, प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट बना है, क्यों बहनों, माँ ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है ना? सभी बच्चियां मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। कुछ देर तक पार्वती उन बच्चियों को निहारती रहती है। हे माँ दुर्गा, इन बच्चियों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज मैं इन 9 बेटियों की माँ बन गई हूँ। कितना सुंदर और सलोना रूप है इन बच्चियों का। सभी बच्चियां भरपेट भोजन करती हैं। कुछ देर बाद वो बच्चियां पार्वती से बोली, माँ, अब हमारे जाने का समय हो गया है, अब हमें जाना होगा। नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम सब आई हो, अगर तुम चली गई तो मेरी ममता की गोद फिर से सूनी हो जाएगी। माँ, अब तुम्हारी गोद सूनी नहीं रहेगी, हमने तुम्हें माँ कहा और तुमने एक माँ की तरह हमारा बहुत ख्याल रखा, हमें इतना स्नेह दिया, तुम हमारी परीक्षा में सफल हुई, तुम्हारी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर हम 9 देवियां आज तुम्हें दर्शन देती हैं। इतना कहते ही 9 देवियां अपने रूप में आ जाती हैं। अपने सामने 9 देवियों को देखकर पार्वती बहुत खुश होती है। 9 देवियां उसे आशीर्वाद देती हैं। पार्वती की सास जो लंबे समय से बीमार थी, वो भी उठकर खड़ी हो जाती है और 9 देवियों को प्रणाम करती है। देवियां पार्वती के परिवार को दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाती हैं। तभी तो कहते हैं, दर पर आए किसी भूखे और जरूरतमंद को दुत्कारो नहीं, बल्कि प्रेम से उसकी मदद करो, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए अपने जीवन के हर पथ को अच्छे कर्मों में लगाओ ताकि तुम्हारा ये जीवन सफल हो सके। 9 देवियां पार्वती के घर 9 बेटियां बनकर आई और पार्वती की सूनी गोद भरती। पार्वती के कुछ ही सालों में 2 बच्चे पैदा हुए। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो वो भी देवी माँ से क्षमा मांगते हैं और दोबारा किसी के साथ दुर्व्यवहार न करने का प्रण लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।